कल जो प्रधानमंत्री का भाषण हुआ, इसमें ममता बनर्जी का नाम एक बार भी नहीं था। एक जगह भी उन्होंने सीधे ममता दीदी, ममता बनर्जी ऐसा कुछ नहीं बोला। वो टीएमसी बोला उन्होंने, टीएमसी का राज में ये हो रहा है, टीएमसी के राज में विकास नहीं हुआ, लेकिन कहीं भी डायरेक्ट रेफरेंस ममता बनर्जी का ना देना, क्या बीजेपी को ये लगा है कि ममता बनर्जी को जब सीधे सीधे हम हेड ऑन टारगेट करते हैं तो उसका हमको नुकसान होता है? वो एक पर्सनैलिटी क्लैश बन जाता है, नरेंद्र मोदी वर्सेस ममता बनर्जी, और फिर वो बंगाल के लोगों के लिए फिर ममता बनर्जी उसको बंगाली अस्मिता का मुद्दा बनाकर वहां स्कोर ज्यादा करती हैं। अच्छा, आप याद कीजिए, मोदी जी बोलते थे दीदी ओ दीदी, उसको जो है बड़ा विपक्ष ने बुलाने की कोशिश की थी कि एक महिला का अपमानजनक तरीके से नाम लिया जाता है। तो क्या ये एक स्ट्रैटेजी भी है? इस पर बात करेंगे। सुनाता हूं आपको एक बयान और। बंगाल बदलाव चाहता है, बंगाल विकास चाहता है, बांग्ला परिवर्तन चाहे, बांग्ला उन्नयन चाहे। बंगाल की बदहाल स्थिति को बदला जा सकता है। बीजेपी सरकार आने के बाद कुछ ही वर्षों में पश्चिम बंगाल देश के टॉप इंडस्ट्रियल राज्यों में से एक बन सकता है। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। पश्चिम बंगाल के पास हर शक्ति मौजूद है, बस यहां की टीएमसी सरकार बंगाल के विकास के आगे दीवार बनकर खड़ी है। जिस दिन टीएमसी सरकार की दीवार बंगाल में गिरी, उसी दिन से बंगाल विकास की नई तेजी पकड़ लेगा। त्रिपाठी जी बताइए, ममता सरकार से टीएमसी सरकार, आपको लगता है सोची समझी कोई रणनीति है इसके पीछे? नहीं, होनी चाहिए। अभी जिस तरह से पिछले 3 चुनाव और उसके बीच के पंचायत चुनाव और दूसरे जो चुनाव रहे हैं, उसमें जिस तरह से जब ममता बनर्जी का नाम आता है और ममता बनर्जी खड़ी होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी छोटी दिखती है। वो मोदी बनाम ममता भले न हो उस तरह से, लेकिन वो ममता बनाम राज्य बीजेपी के नेता होता है तो सब बहुत बौने दिखते हैं। इसमें कोई बहुत मतलब बहस नहीं हो सकती, इसमें विवाद नहीं हो सकता है। शुभेंदु बिल्कुल जिसको कहें कि बहुत ताकतवर नेता है, सब कुछ है, लेकिन वो हैं कौन? वो ममता बनर्जी के एक सिपह सलार थे, वन ऑफ द लेफ्टिनेंट्स थे। वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक अलग से वो बहुत बड़े नेता के तौर पर थे, वो ममता जी के ही एक सिपह सलार थे। अगर भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति पर काम करती है तो उसको 2 तरह से लाभ होगा। एक तो राज्य का कोई नेता या पश्चिम बंगाल में है कौन ममता जी के सामने, इससे वो बाहर आएगी। दूसरा, ममता बनर्जी को 2011 से 2026 15 वर्ष हो गए हैं। अब एक सरकार पर जब आप सीधे हमला करते हैं व्यक्ति को छोड़कर, तो सरकार के अच्छे बुरे कामों पर ज्यादा चर्चा होती है। और रणनीतिक तौर पर देखें, या तो ममता बनर्जी पर कोई ऐसा आरोप होता कि भाई बड़ा वो मतलब शीश महल टाइप होता है, भ्रष्टाचार का या ऐसा कोई आरोप कुछ होता उनके, तो उनके ऊपर कुछ नहीं लगता है। आप कोशिश भी करते हो तो अभिषेक बनर्जी को खींचते हैं। वो अभिषेक का कौन साथी था, विनय मिश्रा, जो बाहर जाके कहीं बस गया है, उसको आप खींचते हैं। तो इसका मतलब ये हो कि 15 वर्षों में ममता बनर्जी पर्सनालिटी पर डेंट करने के लिए आपको कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये रणनीति अगर है, होनी चाहिए जो कि, तो बहुत अच्छी रणनीति है कि आप टीएमसी गवर्नमेंट, उसके राज में हो रही गुंडागर्दी, उसके राज के भ्रष्टाचार, और जिसको बार बार नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एक ऐसा सिंडिकेट क्लब कल्चर है। और ये जो मोदी जी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आए, सचमुच पश्चिम बंगाल का दुर्भाग्य है कि जो अपने आप में पूरा ईस्ट का सबसे बड़ा सेंटर है, उस कलकत्ता को आज इस दशा में पहुंचना पड़ रहा है। बताइए। और सर, दूसरा मुद्दा जो वोटर लिस्ट रिवीजन का है, बिहार में कार्रवाई चल रही है, वहां उसको बड़ा मुद्दा बनाया विपक्ष ने। उन्होंने कहा जारी तो रहेगा और बंगाल में भी होकर रहेगा। ये बात तो ठीक है, बीजेपी लगातार कह रही है, लेकिन मैं बार बार ये सवाल करता हूं, मना किसने किया है? ये अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 11 साल में किसने मना किया है?
ये कोई जवाब देता है बीजेपी में? और जब भी चुनाव होते हैं, वो बिहार में हो, वो वेस्ट बंगाल में हो, और अभी पिछले दिनों हमने विधानसभा चुनाव देखे थे झारखंड में, वहाँ भी घुसपैठियों का मसला था। उस घुसपैठियों के मसले का क्या हाल देखा आपने? वहाँ पर तो सबसे पावरफुल एग्रेसिव चीफ मिनिस्टर जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, वो पूरा कैंपेन का इंचार्ज बने हुए थे, और मुझे लगता है केवल वो घुसपैठिया दामाद के कैंपेन की वजह से बीजेपी को वहाँ पर नुकसान हुआ। बिहार को आप देखिए, बिहार में बिल्कुल ट्विस्ट कर लिया बीजेपी ने। अवैध घुसपैठियों की चर्चा अभी आज से आपने भी कहा, प्रधानमंत्री जी ने नहीं की उसकी चर्चा, और जो चुनाव आयोग का रिवीजन हो रहा है उसमें भी अवैध घुसपैठियों की बात नहीं की गई है। उन्होंने कहा इतने लोग मर गए हैं, इतने लोगों का डिलीशन है, इतने लोग बाहर गए। नहीं, उन्होंने तो साफ कहा ना, जो भारत का नागरिक नहीं है उसको वोट नहीं डालने देंगे, और घुसपैठियों को वोट बैंक की तरह बढ़ावा मिल रहा है बंगाल में। बंगाल में कहा ना, बिहार में नहीं कहा ना। बिहार में अभी चुनाव हो रहे हैं ना, बंगाल में चुनाव होंगे। और मैं तो कह रहा हूँ ना, 11 साल से आप हैं, यदि कोई ऐसा हो जो जिसने कहा कि भाई अवैध घुसपैठियों को मत रोकिए, मतलब रोकिए उनको, या बाहर भेज दीजिए, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, वो क्यों नहीं कर रहे आप? अभी यदि किसी दिन किसी ने ये सवाल पूछा, तब क्या जवाब है इस बात का? और बिहार में तो आपके पास 20 साल से आपकी सरकार है, वेस्ट बंगाल में तो आप कह लीजिए कि ममता बनर्जी की सरकार है, वहाँ पे पोरस बॉर्डर है, वो सब भी है, लेकिन वो पोरस बॉर्डर भी आप ही के पास है। तो मुद्दा वो है, और मुझे लगता है यदि आपने फिर से बंगाल में अवैध घुसपैठियों का मामला बनाया, अब एक तो हम लोगों के थॉट प्रोसेस में है कि ममता बनर्जी जब कहती हैं बांग्ला भाषियों पर वो हो रहा है, अत्याचार होगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो हम समझते हैं बांग्ला भाषी बांग्लादेशी हैं। ममता बनर्जी ने तो बांग्लादेश, हम नहीं समझते, ये बीजेपी वाले जवाब देते हैं, मतलब एक जनरल आरोप लगाते हैं, आरोप के तौर पे ये बात की जाती है। आप बंगाली भाषियों के लिए नहीं, लेकिन बांग्लादेशी या बांग्ला भाषियों पर एक तो वो उनकी जो सब नेशनलिज्म है ममता बनर्जी का, उसके आगे बीजेपी अभी आई नहीं पाई है, भद्रलोक के आगे वो उनके साथ मिल नहीं पाई है। और ममता ये अच्छा ही किया है कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी से हेड ऑन नहीं कर रहे, क्योंकि वो लड़ाई बड़ी मुश्किल है। अभी आपने ये जो बात छेड़ी ना, अभी ये बांग्लादेशी बांग्ला भाषी वाला जो विवाद चल रहा है, इसमें असम से एक बहुत रिएक्शन आया है हेमंत बिस्वा शर्मा का। जो विजय जी का सवाल है, बस एक लाइन का, भाजपा के अलावा और कौन है जो इनको चिन्हित करने का कभी भी अभियान चलाता है? ठीक है, भाजपा ही अभियान चलाती है, भाजपा ही लड़ती है, और जब चिन्हित करने लगती है तो दूसरे विपक्षी दल हैं जो खड़े हो जाते हैं किसी न किसी बहाने से।